माई सेल्फ डॉक्टर एम आनंद। जो मेरा इस वीडियो को बनाने का मोटिव बस इतना है कि हम अब स्टार्ट करने वाले हैं नीट 2025 के लिए अपनी वही NCERT लाइन टू लाइन बाय सीरीज़। लेकिन हमने जो पिछले टाइम पे गलतियां करी हैं वो इस टाइम पे गलतियां ना करें, इसलिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ। बेसिकली अगर हम एक ही पैटर्न को फॉलो करते चलते हैं और हमें पता है कि उस पैटर्न को या उस मेथड को फॉलो करते हुए हमें अपना गोल, हमारी सक्सेस अचीव नहीं हो रही है, तो बेसिकली हमें ज़रूरत है कि हम अपने उस पैटर्न को चेंज करें। अनटिल एंड अनलेस जब तक वो पैटर्न चेंज नहीं होगा, हमारा जो फाइनल रिज़ल्ट है वही रहने वाला है, दैट इज़ फेलियर। तो बेसिकली अगर हमें उस गोल को अचीव करना है, अपने पाथ पे सक्सेसफुल होना है, तो हमें उस पाथ पे चलने का रास्ता, तरीका बदलना पड़ेगा। तो आइए इस वीडियो में हम बेसिकली यही डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए पढ़ने के लिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो एग्ज़ाम है, बेसिकली हम सब फोकस, जो नीट है हमारा, वो पूरा फोकस होता है, टोटली फोकस होता है NCERT पे। वो NCERT के बाहर हद से हद जाएगा तो एक आध क्वेश्चन जाएगा, अगर कभी जाता है। और अब तो जब से NTA कंडक्ट कराते हैं तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि बाहर से क्वेश्चन जाए, मोस्टली NCERT की लाइन से ही क्वेश्चन आते हैं। हमने लास्ट जो 2024 के लिए नीट था, हमने वो सीरीज़ थोड़ा लेट स्टार्ट करी थी, इसलिए उसमें हमारी तरफ से भी कुछ कमियां रह गई। इस बार हम चाहेंगे कि वो कमियां ना हो, तो हम पूरा लाइन टू लाइन तो कवर करेंगे ही, लेकिन हर बार हम उसमें PYQ भी डिस्कस करेंगे हर चैप्टर ख़त्म होने के बाद। तो बेसिकली सबसे पहले NCERT पढ़नी कैसे होती है कि अब क्या है, प्रीव्यू द चैप्टर। बेसिकली प्रीव्यू से मतलब है जो टॉपिक तुम पढ़ने वाले हो। मान लो तुम फोटोसिंथेसिस पढ़ने वाले हो 11th क्लास का, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो सबसे पहले उसकी रीडिंग लगाने से पहले उसमें जितनी भी हेडिंग्स हैं, कि सब हेडिंग्स दी हुई हैं कि क्या क्या हेडिंग, पहले फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया गया, फिर एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताया गया, फिर उसमें बताया कि केल्विन साइकिल क्या होती है, C3 साइकिल क्या होता है। सबसे पहले ये हेडिंग्स पढ़ो उनकी, ताकि तुम्हारे दिमाग में एक ओवरव्यू सेट हो जाए कि इस चैप्टर में ये है और मुझे ये ऐसे ऐसे पढ़ना है और चीज़ें इसमें ऐसे रिलेटेड है। जब तुम ऐसे पढ़ोगे तो तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी उसका रफ डायग्राम होगा चैप्टर का कि इस चैप्टर में ये चीज़ें हैं, मैं ऐसे पढ़ता जाऊंगा और चीज़ें खुद ब खुद रिलेट होती जाएंगी जब तुम्हारे पास उसका प्रीव्यू होगा। फिर रीड एक्टिवली, कि वहाँ पे पूरा अपना अच्छे से पढ़ो। ये नहीं कि पढ़ रहे हैं, लिथार्जिक है, लेजीनेस है, कि बस पढ़े जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। नहीं, एक्टिवली पढ़ना है उसको और पूरे फोकस के साथ पढ़ना है कि मेरा पूरा फोकस उस चीज़ पे होना चाहिए कि उस NCERT की वो लाइन क्या कहना चाह रही है। क्योंकि मोस्टली NCERT में लाइन लिखी होती है, डायरेक्ट होती हैं, लेकिन बहुत ही इनडायरेक्ट लाइन्स भी होती हैं जो हमें समझनी पड़ती है। अच्छा, ये इस चीज़ को रिलेट करते हुए कह रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। यूज़ द विजुअल एड्स मतलब यहाँ पे डायग्राम्स देखो, जैसे कि वहाँ समझाया गया कि रीजनरेशन होता है, डिकार्बोक्सिलेशन होता है, तो डायग्राम्स में देखो कि किस स्टेप पे रीजनरेशन हुआ, वहाँ क्या ATP खर्च हुई, नहीं हुई। बेसिकली हमें सिर्फ रटना नहीं है, उस चीज़ की अपने दिमाग में पिक्चर बनानी है ताकि वो चीज़ हमारे दिमाग में बस जाए। जब हम किसी चीज़ को प्रैक्टिकली करते हैं या किसी चीज़ को रिलेट करके पढ़ते हैं, तो वो चीज़ें, या डायग्रामेटिक व्यू देखते हैं उसका, तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में ज़्यादा जल्दी रहती हैं और ज़्यादा जल्दी याद भी हो पाती हैं। अगर हम खाली रीड करें और एक बार, तो वो हमें समझ नहीं आती। और तुम ये देखो, अगर तुमने किसी चीज़ को रीड किया और उसे पढ़ने के बाद वो जो तुम समझे उसकी पिक्चर अगर तुमने अपने ब्रेन में, अपने दिमाग में ड्रॉ कर ली, तो वो चीज़ तुमको बहुत अच्छे से समझ आएगी और ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहेगी। अब जैसे सपोज A फॉर एप्पल, अगर तुमने एप्पल की फ़ोटो ही नहीं देखी होती तो तुम कभी बता पाते कि एप्पल क्या होता है। बस खाली पढ़ा होता है कि स्पेलिंग ये होती है और ये चीज़ है। तो वही मैं कहना चाहती हूँ कि विजुअल एड्स, हमें डायग्राम्स पे फोकस करना है और डायग्राम वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, तो हमें डायग्राम्स पे भी फोकस करना है। टेक ब्रेक्स, ब्रेक से मतलब है, मान लो बहुत लंबा चैप्टर है और आप कंटिन्यूसली पढ़े जा रहे हो, तो क्या होता है, मेंटल फटीग होता है। तो ब्रेक्स लो छोटे छोटे, ताकि वो मेंटल फटीग ना हो और जो चीज़ें पढ़ी हैं वो दिमाग में रहें। समराइज़, और पढ़ने के बाद जब तूने वो चैप्टर पढ़ लिया, ये नहीं पढ़ लिया हटाओ बुक बंद करो ख़त्म, नहीं, पढ़ लिया बुक बंद करो और रिकॉल करो स्टार्टिंग से लेके फ्रॉम टॉप टू एंड, मैंने क्या क्या इसके अंदर चीज़ें पढ़ी, मुझे क्या क्या समझ आया और क्या नहीं आया, उस चीज़ को समराइज़ करो। हो समराइज़ कर लो उसको अपने दूसरे दोस्तों के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने
सबके साथ डिस्कस करो। चीज़ें डिस्कस करने से ज़्यादा याद होती हैं और डिस्कस करने से ज़्यादा समझ भी आता है। तुम देखो, अगर कोई तुम्हारा कोई टॉपिक है क्लियर है, अगर तुम अपने छोटे भाई बहन को समझाओ तो वो ज़्यादा तुम्हें अच्छे से और क्लियर होता है और क्लियरेंस मिलती है उस चीज़ में। तो वही है, जब डिस्कस करोगे तो और ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। जब डिस्कस ये सारी चीज़ें हो जाएं उसके बाद समराइज़ करो और क्वेश्चंस करो। मतलब एक बार तुमने चैप्टर पढ़ने के बाद समराइज़ कर लिया, डिस्कस करा, लास्ट में जब तुम एक बार क्वेश्चन करने बैठे हो तो समराइज़ कर लो कि मैंने इस चैप्टर में ये चीज़ें पढ़ी थी, इतनी चीज़ें मुझे अच्छे से याद हैं। अगर बाई चांस कोई टॉपिक तुम भूल रहे हो तो उसको जाके फिर दोबारा उठा के रिकॉल करो, फिर उसके क्वेश्चंस लगाओ, उसके PYQs लगाओ। क्वेश्चंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट है PYQs, तो उससे पता चलता है कि तुम्हारी कितनी तैयारी है। PYQ का लेवल सही होता है, वही नीट बेस्ड ही है ऑब्वियसली, और वैसे ही क्वेश्चन मिलने हैं। तो जितना PYQ करोगे, जितना अच्छे से सॉल्व करोगे, उतना तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा और उतनी तुम्हारी प्रैक्टिस होगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है PYQ में टाइम बाउंडेशन, कि तुम्हें अलार्म लगा के सेट करके रखना है कि मुझे इतने टाइम में इतने क्वेश्चंस हैं तो कंप्लीट करने हैं। और ये नहीं कि अगर एक क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसे देखने लगे पीछे पलट के आंसर की में कि आंसर क्या है। नहीं आ रहा, उसे छोड़ो, पूरा कंप्लीट करो। बाद में अपने क्वेश्चन चेक करो कि इतने मेरे सही थे, इतने मेरे नेगेटिव है, और जो मुझे नहीं आए क्यों नहीं आए, फिर उनको जाके चेक करो और उस टॉपिक को जाके दोबारा रीड करो कि दोबारा समझो वो चीज़ मुझे क्यों नहीं हो पाई, मैंने पढ़ी तो ऐसे क्या होगा, जब तुम उस क्वेश्चन को वहीं देख लोगे उसी टाइम पे समझ के, तो वो क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में बस जाएगा, वो कॉन्सेप्ट भी तुम्हारे दिमाग में बस जाएगा, उससे वो चीज़ कभी फिर तुम भूलोगे ही नहीं। तो ऐसे तो बेसिकली हमें NCERT पढ़नी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है बेसिकली वही मैं कह रही हूँ, अगर तुम सेम मेथडोलॉजी पे ही काम करते रहोगे तो तुम्हें फेलियर तय है। ये बहुत हार्श रियलिटी है। अब सपोज़ तुमने लास्ट ईयर तैयारी करी, तुम पढ़ते रहे, अगर अब भी वही पैटर्न फॉलो करोगे तो नतीजा वही निकलने वाला है जो लास्ट टाइम पे था। जब तक तुम अपनी मेथडोलॉजी, अपना तरीका नहीं बदलोगे तब तक वो सक्सेस हमें नहीं मिलती। इसलिए ज़रूरी है कि अगर हमें अपने आप में सक्सेसफुल होना है तो हमें अपना मेथड, हमें अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। सपोज़ तुम लास्ट टाइम क्या, बहुत सारे बच्चे होते हैं, ये मैं सिर्फ बायो के लिए नहीं कह रही हूँ, बाकी सारे भी फिज़िक्स होते हैं, जैसे फिज़िक्स है हमारी, बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी होते हैं, तो बच्चे फिज़िक्स के न्यूमेरिकल से भागते हैं। अब तुम लास्ट टाइम भी न्यूमेरिकल से भागते रहे और अभी भी तुम न्यूमेरिकल से भाग रहे हो, तो फिर इसमें गलती तुम्हारी है। तुम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ या मेरा इस चीज़ में सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि तुमने अपना तरीका ही नहीं बदला। जब तक तरीका ही नहीं बदलोगे, अपनी अप्रोच ही नहीं बदलोगे, तो रिज़ल्ट चेंज कहाँ से होगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है PYQs, प्रैक्टिस, क्वेश्चन। तो हमें अपना मेथड चेंज करना है। हमें क्या करना है, हम लाइन टू लाइन NCERT पढ़ेंगे, उसको समराइज़ करेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे, उसके PYQs करेंगे और उसके डायग्राम्स भी फॉलो करेंगे। ऐसे ही हम दूसरे सब्जेक्ट्स में चलेंगे, जैसे हमारी केमिस्ट्री होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल हमारे बायो की तरह ही है, उसको भी तुम्हें लाइन टू लाइन NCERT से पढ़ना है, उसके एक्सेप्शंस लिखने हैं, एक्सेप्शंस मार्क करने हैं, क्या एक्सेप्शन है, क्या चीज़ें हैं, फिर उसके PYQ सॉल्व करो, देखो कि क्यों नहीं बनते। बहुत ईजी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बहुत ईजी होती है, सिर्फ उसको हमें रीड करके समझना होता है। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ समझना होता है, जैसे कोऑर्डिनेशन हो गया, वहाँ तुम VBT समझोगे, ये सारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी समझोगे, वहाँ समझने वाला है। लेकिन जब तक तुम पढ़ोगे नहीं पूरे ध्यान से, अपनी पूरा फोकस लगा के, और उस चीज़ को पाने के लिए अपना मेथड चेंज नहीं करोगे, तब तक हम उस चीज़ को अटेन पा नहीं सकते, अचीव नहीं कर सकते। ये एकदम कटु सत्य है जो कहते हैं कि अगर आपको पता है, आप उस चीज़ में बार बार फेल हो रहे हो, उस तरीके से नहीं जा पा रहे हो, तो अपना तरीका बदलो ना। जब तक तरीका नहीं बदलोगे तो रिज़ल्ट कहाँ से चेंज होगा। तो बेसिकली मेरा इस वीडियो में यही मोटिव था, यही डिस्कस करना कि हम NCERT कैसे पढ़ेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे। अब हमारी नेक्स्ट सीरीज़ जो कंटिन्यू करने वाले हैं हम नीट 2025 के लिए, 24 के लिए भी हमने करी थी। 24 में हमारी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करके भी बताया कि उसकी हमारी सीरीज़ के थ्रू 350 मार्क्स उसने स्कोर करे हैं बायो में, वो भी सिर्फ NCERT लाइन टू लाइन। क्योंकि NCERT लाइन टू लाइन पढ़ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब वो हमारी लाइन टू लाइन पढ़ते हैं तो वहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि एक भी क्वेश्चन था, मैं इकोलॉजी से था, कि गॉस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल वाले पे, तो वहाँ लिखा है सेम रिसोर्सेज। अब ज़्यादातर बच्चे उस आंसर को लगा के आएंगे कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है,
क्योंकि उसने क्वेश्चन में तो दे दिया वहाँ पे डिफरेंट रिसोर्सेज। अब जिसने ढंग से पढ़ा होगा उसे पता होगा कि वहाँ पे बुक में सेम लिखा है और यहाँ डिफरेंस लिखा है। तो जिसने अगर दोनों टिक करे हैं कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं तो वो तो गलत हो गया, क्योंकि बुक में एनसीईआरटी में मेंशन है कि सेम रिसोर्सेज के लिए, और एग्जामिनर में दिया था वहाँ पे कि डिफरेंट रिसोर्सेज के लिए बात की गई। तो यही डिफरेंस होता है एनसीईआरटी को ऐसे ही ऊपर ऊपर से पढ़ना और लाइन टू लाइन पढ़ना। तो मैं बता रही थी 2025 के लिए हम फिर से लाइन टू लाइन एनसीईआरटी वाली सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली हम इस बार 12th से स्टार्ट करेंगे, ताकि जो हमारे बोर्ड्स वाले स्टूडेंट हैं उनकी भी चीज़ें कवर होती जाएँ, क्योंकि वो लोग भी नीट देते हैं और बोर्ड्स भी देते हैं, तो बोर्ड्स वाली चीज़ें भी कवर होना ज़रूरी है। और बोर्ड्स वालों के लिए भी हम कुछ ना क्वेश्चंस लाएंगे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे आते हैं, और नीट के लिए तो हम करेंगे ही करेंगे। हम हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसके PYQ डिस्कस करेंगे यही यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट सीरीज़ में, कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर जर्नी।